वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको मेरा कार्य पसंद आता है तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके हमारे कार्य को समर्थन दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते युद्ध के खतरों की। युद्ध मानव इतिहास में सबसे रक्त रंजित पल होता है। युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता। आइए बात करते हैं। बीते साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट दागकर हमला कर दिया। इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी हमास के शासित इलाके यानी कि गजा पट्टी में बड़े पैमाने पर बम बरसाए। हमलों में इजराइल के द्वारा किए गए इन हमलों में अब तक कम से कम 30,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा हमास के द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट का कहना है। गजा में कोई भी इलाका अब सेफ नहीं रहा, लेकिन हमास और इजराइल के बीच चलने वाले इस युद्ध का दायरा न केवल इन दो देशों के बीच, इन दो पक्षों के बीच रहा, परंतु खाड़ी के दूसरे इलाकों में भी अभी अपने पैर पसारता जा रहा है। तथा दुनिया इस बात से चिंतित है कि क्या ये एक व्यापक युद्ध का रूप ले लेगा। क्या ये जो वॉर है, इजराइल और हमास के बीच चलने वाली जो वॉर थी, क्या वो उस इलाके में, मिडल ईस्ट में जो पहले से ही अशांत इलाका है, बड़े पैमाने पर उस इलाके में ये युद्ध फैल जाएगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बादल कैसे मंडरा रहे हैं। हमास के द्वारा किया गया हमला इजराइल पर एक बेहद ही करारा हमला था। इस हमले के बाद से इजराइल तिलमिला उठा। इजराइल ने बदले की कार्रवाई करी और उसके बाद गजा पट्टी में बड़ा नुकसान कर दिया। इसके बाद इजराइल ने यह आरोप लगाया कि हमास अपने आप इतना बड़ा हमला करने में सक्षम नहीं था, अतः इजराइल को बाहरी शक्तियों यानी कि ईरान के द्वारा समर्थन हासिल है। ईरान हमास का समर्थन खुलकर करता है और वही ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह, जो कि दक्षिणी लेबनान में एक सक्रिय ग्रुप है, इसने भी हमास का समर्थन कर दिया। उसके बाद इसी प्रक्रिया में आगे चलते हुए इजराइल के द्वारा कुछ ऐसे व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और कुछ ऐसे जगहों पर हमला किया गया जो ईरान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील थे। सबसे पहले सीरिया के एक वाणिज्य दूतावास पे हुए हमले में, जो हमला इजराइल के द्वारा किया गया था, ईरान के IRGC के यानी उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कम से कम 8 सदस्य, 8 बड़े अफसर मारे गए। इस हमले को ईरान ने अपने प्रति एक बड़ा हमला माना और अपनी संप्रभुता एवं अपनी शक्ति के खिलाफ एक चुनौती माना। और इसके जवाब में ईरान ने भी थोड़े दिनों बाद पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पे दागे गए, परंतु ज्यादातर रॉकेट को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम और उसके सहयोगी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा हवा में ही मार गिराया गया या फिर उसे नष्ट कर दिया गया। बहुत कम रॉकेट इजराइल की जमीन पर पहुंच सके, ऐसा दावा इजरायली मीडिया के द्वारा किया गया। इसके अगली प्रक्रिया में हमास के शीर्ष राजनीतिक नेता जो हमास की बात को विश्व पटल पर राजनीतिक रूप में रखते थे, इस्माइल हानिया, इसके बाद हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया पर हमला करके ईरान में हत्या कर दी गई। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक इजराइल ने नहीं ली है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए इस्माइल हानिया ईरान पहुंचे थे। इस्माइल हानिया वो नेता थे जो मुख्य रूप से गजा पट्टी में तो सक्रिय नहीं थे, परंतु वे हमास की पॉलिटिकल विंग के शीर्ष और प्रमुख लीडर थे, जो विश्व पटल पर हमास की बात को रखते थे, उनके मुद्दों को रखते थे और पीस टॉक में, नेगोशिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस्माइल हानिया कतर में निवास कर रहे थे, कतर में प्रवासी के तौर पे रह रहे थे। मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में जब वे वहां पहुंचे तो ईरान में एक उनके निवास स्थान पर जहां वे ठहरे हुए थे, हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव उपज गया और ईरान के शीर्ष नेता अयतुल्ला अली खमनेई ने कहा कि इजराइल ने उनके प्यारे मेहमान को, उनकी ही जमीन यानी इस्माइल हानिया को उनकी ही जमीन पे शहीद कर दिया है, जिसके बदले में ईरान ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा कि इजराइल सदियों तक याद रखेगा। ईरान के नेता अयतुल्ला अली खमनेई के इस बयान के बाद अमेरिका इजराइल के पक्ष में खुलकर आ गया और उसका समर्थन करने लगा एवं उसकी सुरक्षा में अपने जंगी बेरों को इजराइल की तरफ भेजने लगा। इसके साथ ही ईरान की संप्रभुता के खिलाफ हुए इस हमले को लेकर चीन व रूस ने ईरान का पक्ष लिया। उन्होंने इस्माइल हानिया की मृत्यु पर खेद व्यक्त किया और साथ ही साथ रूस की तरफ से ईरान को S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी प्रदान किया गया, जिससे ईरान काफी मजबूत स्थिति में आ गया। दोनों ही देशों के बीच अभी तनाव चरम पर है
और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान गुपचुप तरीके से कोई नीति बना रहा है जिस नीति के तहत वे इजराइल पर हमला करेंगे। अगर ऐसा होता है कि ईरान और इजराइल आमने सामने की युद्ध में लड़ जाते हैं तो इजराइल के लिए समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि इजराइल एक तरफ हमास से, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से और तीसरे फ्रंट पर ईरान से लड़ाई करने में कितना सक्षम होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इस बात का प्रयास कर रही है कि मामले को सुलझाया जा सके और ईरान व इजराइल आमने सामने की लड़ाई में न भिड़े। वैसे ईरान और इजराइल की दुश्मनी दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। यदि ईरान इजराइल पर हमला करता है तो दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी, जहां रूस और चीन की ईरान के साथ जाने की संभावना है, वहीं विश्व शक्ति अमेरिका इजराइल के साथ खड़ी हो जाएगी और इससे पूरे क्षेत्र में जो पहले से अशांत है एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे जान माल की बड़े पैमाने पर हानि हो सकती है एवं आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों का बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ मध्य पूर्व का जो इलाका है वो दुनिया के तेल निर्यातक इलाकों में सबसे अग्रणी है। सबसे ज्यादा तेल का निर्यात उसी इलाके से किया जाता है। यदि इलाके में व्यापक युद्ध छिड़ता है तो तेल की कीमतों में भारी इजाफा हो जाएगा, जिस भारी इजाफे के कारण संपूर्ण विश्व में महंगाई अपने चरम पे पहुंच जाएगी। पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे देश इस समस्या से और ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे। दुनिया के विभिन्न देशों पर ईरान व इजराइल के बीच होने वाले युद्ध का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। अतः इस प्रभाव को कम करने या खत्म करने के लिए बेहतर है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग की स्थिति न आए। बहरहाल आने वाली खबर से हम आपको अवगत करते रहेंगे। धन्यवाद।